कि अब ये मोदी की सरकार है, अब व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाया जाएगा, फायरिंग के ऊपर 4 गुना फायरिंग का जवाब दिया जाएगा। आज जब अमित शाह जी गुजरात से हैं और मोदी जी यूपी से हैं, तो भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है। अर्थात मैं कह सकता हूं, काल के कपाल पर, भारत के भाल पर कुछ तो नया होने वाला है और कुछ न कुछ तो नया हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान था और अटल जी के दिल में वेदना थी। उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। परंतु वो शपथ किसने पूर्ण की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको पूरा किया। और जो भारत के उस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं जो फाइन आर्ट्स और गरिमा में अपना एक उच्च स्थान रखता है, जिसे बंगाली भद्र लोक कहा जाता है, परंतु आज उस इनिशिएशन के साथ मुझे लगता है उस भद्रता के साथ जो क्रूर मजाक हुआ है, उसके ऊपर बात करते हुए मैं पीड़ा के साथ अपना निवेदन प्रारंभ करता हूं। आज हम गृह मंत्रालय के विषय में चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं और हमारी सरकार 26 मई 2014 को आने के बाद गृह मंत्रालय की टोन एंड टेनर में क्या परिवर्तन आया, इसे मैं सिर्फ 2 वानगी में बताना चाहता हूं। 26 मई 2014 के बाद आप सबको ध्यान होगा, उससे पहले बीएसएफ जो कि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, पहले उधर से बहुत फायरिंग हुआ करती थी। उसके बाद पहली फायरिंग हुई तो मुझे याद है उस समय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे। यहां पे खबर आया कि साहब वहां से कहा जाता था फायरिंग हो तो सिर्फ व्हाइट फ्लैग दिखाना है। आपको पता है कि उस समय गृह मंत्रालय से संदेश गया बीएसएफ के डीजी को कि अब ये मोदी की सरकार है, अब व्हाइट फ्लैग नहीं दिखाया जाएगा, फायरिंग के ऊपर 4 गुना फायरिंग का जवाब दिया जाएगा। और आप सबने देखा होगा पिछले 10 सालों में सीमा पर फायरिंग में शांति आ गई है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 26 मई 2014 को, उस समय अभी आईबी का उल्लेख हुआ जो गृह मंत्रालय में आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके चीफ श्री आसिफ इब्राहिम थे जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आईबी चीफ बने थे। वैसे तो हम किसी भी अफसर को धर्म जाति के आधार पर नहीं देखते, पर उस समय इस बात का प्रचार किया गया था कि देखिए एक मुस्लिम अधिकारी को आईबी का चीफ बनाया गया। परंतु आज तक का भारत का इतिहास है, जब कोई सरकार बदलती है तो आईबी चीफ 1 महीने से ज्यादा नहीं रहता है। परंतु श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्री आसिफ इब्राहिम का 8 महीने का कार्यकाल था और उन्होंने उसे 8 महीने का कार्यकाल पूरा किया। याद रखना चाहिए कि मोदी जी के कार्यकाल का पहला आईबी चीफ मुस्लिम समाज से था। यह दर्शाता है कि हम समाज के वर्गों को डर पैदा करके साथ में नहीं लेना चाहते, विश्वास पैदा करके साथ में लेना चाहते हैं। आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति जी, यह संयोग भारत के इतिहास में 3 बार बना है। पहली बार जब सरदार पटेल गुजरात से थे और पंडित नेहरू उत्तर प्रदेश से थे, तो स्वतंत्रता का काल था। दूसरी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से थे, तब भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया था। आज जब अमित शाह जी गुजरात से हैं और मोदी जी यूपी से हैं, तो भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है। अर्थात मैं कह सकता हूं, काल के कपाल पर, भारत के भाल पर कुछ तो नया होने वाला है और कुछ न कुछ तो नया हुआ है, उसे आज समझने की जरूरत। अब मैं बताना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस दरमियान किस किस प्रकार से कार्य किए। मैं 3 प्रकार के कार्य बताना चाहता हूं। एक, वो कार्य जो पिछली सरकारें भी कर रही थी, वो हमने करके दिखाया। दूसरा, वो कार्य जो पिछली सरकारें कर ही नहीं सकती थी, सोच नहीं पाई, वो करके दिखाया। और तीसरे वो कार्य हैं जिसपे पिछली सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि नहीं हो सकते, वो भी करके दिखाया। पहली श्रेणी में वो कार्य हैं, यानी मैं मानता हूं दूसरी सरकारों ने भी प्रयास किया होगा कि आतंकवाद की घटनाएं कम हो और अपराध की घटनाएं कम हो। तो मैं बताना चाहता हूं, आतंकवाद की जो कुल घटनाएं जून 2004 से 14 के बीच में 7214 थी, जो 14 से 2024 के बीच में 2240 है, 69% की कमी आई है। कुल मृत्यु जो नागरिकों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी, उसमें 68% की कमी आई है। नागरिकों की जो मृत्यु होती थी उसमें 81% की कमी आई है। सिक्योरिटी कोर्सेस में जो फोर्सेस की जो मृत्यु होती थी उसमें 46% की कमी आई है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंसेस 2010 में 2654 थे, अब 0 हैं। ऑर्गेनाइज हड़ताल 0 है, स्टोन पेल्टिंग 0 है, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी होने वाले 0 हैं।
सभापति महोदय, पत्थर पड़ने के दौर खत्म हो गया, मगर अगर किसी की अकल पे पत्थर पड़ा हो तो उसे बदला हुआ नजारा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। महिला सुरक्षा के लिए एक अलग प्रभार बनाया गया। 2018 में इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन बनाई गई और 181 हेल्पलाइन को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जोड़ा गया। फोरेंसिक को मजबूत करने के लिए प्रदेश में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक की लैब्स भी बनाई गई। मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 80 करोड़ की एक अलग मंजूरी दी गई। फोरेंसिक इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए 7 नई फोरेंसिक प्रयोगशालाएं बनाने की बात हुई, और जिसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में, और इसके अतिरिक्त पुणे, गुवाहाटी, भोपाल और कोलकाता की लैब्स को और इंप्रूव करने का कार्य किया गया। ये वो कार्य हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा नहीं था वो कर पाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक है सीएए का उदाहरण अभी हमारे साथी ने दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी संसद में एक वो दौर था जब इनकी नेता ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में इकलौती बार जब चेयर के ऊपर फाइल फेंकी थी, किस बात को लेकर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में चर्चा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और आज मैं कहना चाहूंगा, कितना बड़ा बदलाव दिखता है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया था वो आज कितना पीछे हट गए। इसे कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान कैसा बदलता है। सीए पे मैं कहना चाहूंगा, सीए गृह मंत्रालय का विषय है, नागरिकता, और ये एक संसद के द्वारा पारित कानून था, परंतु राज्य विधानसभाओं ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यह सरासर कानून का उल्लंघन था, सरासर संविधान का उल्लंघन था, और मैं कह सकता हूं इसके द्वारा संविधान खतरे में था। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यूएपीए का चेंज किया गया, यानी अब केवल एक संगठन आतंकवादी नहीं होगा, कोई व्यक्ति आतंकवादी होगा तो उसको भी आतंकवादी माना जाएगा। एनआईए एक्ट में आतंकवाद की परिभाषा स्थापित की गई। मृत्यु दंड पर यह संशोधन किया गया कि क्षमा याचना केवल संबंधित व्यक्ति ही कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। आपदा के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था की गई, और नक्सलवाद को समाप्त करने में अभूतपूर्व सफलता हमें मिली है। अभी दिसंबर के महीने में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ के कैंप में पूरी रात गुजार कर आए हैं। जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि इसको डर और किससे वो, उससे उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। अब वो दौर चले गए सभापति महोदय। मुझे याद है 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, और उसके बाद ऐसे समाचार आते थे कि देश के कुछ विश्वविद्यालयों में शहीद जवानों के प्रति नहीं, नक्सलवादियों के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे थे। वो दौर अब समाप्त हो गया। अब तीसरी श्रेणी में बताना चाहता हूं, वो काम आते हैं, किए हैं गृह मंत्रालय ने, जो पिछली सरकारें कहती रही कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो करके दिखाया। धारा 35A, धारा 370। मैं कह सकता हूं जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, राज्यों का महकमा उनके पास था, वो कश्मीर की कसक जो रह गई थी, वो कसक अगर आज समाप्त हुई है तो अगस्त 2019 में अमित शाह जी के शासनकाल में वह समाप्त हुई है। मैं कहना चाहता हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहला बलिदान दिया था। रावी के तट पर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वराज्य की शपथ ली गई थी, पर वो शपथ अधूरी रह गई थी। तो सरदार पटेल के दिल में कसक थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान था, और अटल जी के दिल में वेदना थी। उन्होंने कहा था 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। परंतु वो शपथ किसने पूर्ण की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको पूरा किया। और इसी के साथ मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, इतना बड़ा परिवर्तन भारत के इतिहास में आया कि अपनी सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी के हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। इसके अलावा जो कश्मीर में बड़ा परिवर्तन आया, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी हमारे साथी ने डर का उल्लेख किया, तो मैं बताना चाहता हूं 10 सितंबर 2024 को भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी का बयान था कि मैं गृह मंत्री के रूप में जाता था तो डल लेक में मैं गृह मंत्री के रूप में होता था, और डर के मारे उनकी क्या हालत होती थी, वह शब्द संसदीय नहीं है। तो मैं अपनी स्वरचित पंक्ति में कहना चाहूंगा, हमारे साथी सब समझ जाएंगे कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था वो आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी।
और आप समझिए आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे गृह मंत्री वो हैं जिनको देखकर आतंकवादियों की छाती फटने लगती है और आतंकवाद के समर्थन करने वालों के छाती में दर्द होने लगता है।